यूं गुजरी है जिंदगी अब तलक। ये टाइटल है सीमा कपूर जी की आत्मकथा पर का, जो रिलीज़ हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, निर्देशक, एक्ट्रेस, जो भी कहें, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं आप। सीमा जी, स्वागत है आपका। कहते हैं यूं गुजरी है अब तलक, कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुज़री, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो ईश्वर में, खुदा में बहुत ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि वो जो भी आपको देता है वो सही देता है, वो गलत तो कर नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए हम नाशुक्रापन क्यों करें? जो उसने दिया, बहुत दिया और बहुत अच्छा दिया। वो है ना, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। तो बहुत दिया। संसार इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं कि कोई भी चीज़ हम पूरी मुकम्मल तौर पे पा नहीं सकते, और उनको पाने की तमन्नाएं रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में देखनी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में करनी हैं, कुछ रिश्ते हैं जिन्हें और अच्छी तरह निभाने हैं। चलते हैं किताब की तरफ। यूं गुजरी है अब तलक, जी। क्या है इसमें? क्या, कौन कौन सी कहानियाँ, जीवन के कौन कौन से पहलू? ये आप मुझसे 1 घंटे में मेरे 65 साल का सफ़र पूछना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को लिखने बैठते हैं, तो आप एक-एक पल लिखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि मुश्किल है और हो भी नहीं सकता है। लेकिन सबसे जो ख़ास बात और जो पेनफुल भी है और खुशी की भी है, वो होती है कि आप उन मोमेंट्स को दोबारा से रीलिव करते हैं। उन उन लम्हों को आपको दोबारा जीना पड़ता है, क्योंकि उन्हें याद करना मतलब दोबारा जीना। मेरी तो ज़िंदगी जो है ना, वो सोप जो चलते हैं ना आपके डेली सोप, हम्म। हर हर एपिसोड में हमसे कहा जाता था कि 4 हुक होने चाहिए, जहाँ-जहाँ आपका ब्रेक आए, वहाँ एक हुक होना एक हुक चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। कि कहाँ पर हाँ, कैसे ऑडियंस को वो लगे। हुक करना है, तो बिल्कुल। खुदा ने मुझे, ऊपर वाले ने, मालिक ने मुझे ना ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं कि चैन ही नहीं लेने दिया है। माशाल्लाह। वो है जब कभी हमने मसर्रत का एहतराम किया, बड़े तपाक से गम ने हमें सलाम किया। बहुत खूब। चलिए, अभी आपने हुक की बात की तो हम भी हुक पे चलते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में इनमें देख रहा हूँ। एक ज़िंदगी का आपका पहलू है पूरी साहब के साथ। जी। 305 नंबर पे आपने लिखा पूरी साहब और उनके दुखों की गठरी। हुँ। 1 से लेके आपने एकदम छलांग लगा दी 305 पे। अभी आपने खुद कहा मैम कि हम अपने 65 साल के जीवन को 1 घंटे में बयान नहीं कर सकते। हाँ, तो पुरी साहब मेरी ज़िंदगी का जो अगर इसमें 400 पॉइंट्स हैं, जी। मतलब मैंने अगर एक एक किताब में अपने 400 क्या बोलना चाहिए उसको, ये चार रखे हैं, जीवन के 400 पहलू अगर पहलू रखे हैं, हाँ। या ना, तो उनमें से वो यूँ समझिए कि 10-15 पहलू वो हुँ। हैं। जी। और वो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है मेरा, क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, लेकिन हम हिंदुस्तान में और जिस युग के हम हैं, जी। उसमें प्रेम करना और शादी करना, वो ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू हुआ करता बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी रिश्ता फ्रिवलस और संजीदा हुआ करता था, फ्रिवलस नहीं होता था कि आपने आज इससे दोस्ती कर ली, कल उससे प्रेम कर लिया, परसों ये। हमारे लिए वो मुस्तकिल एक जो है ना, हमेशा का एक रिश्ता हुआ करता था। बिल्कुल। तो जब कोई रिश्ता हमेशा का, एक लड़की सोच के और उस रिश्ते में जाती है, और उसमें टर्मोइल्स आते हैं या उसमें तकलीफ़ें आ जाती हैं, वो रिश्ता टूटने की कगार पे होता है और टूट जाता है, तो ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ होती है। बिल्कुल, और आप जब छोटे होते हैं तो तकलीफ़ों से को हैंडल करना उतने अच्छी तरह नहीं आता है, तो आप ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दुखी हुई मैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुई। क्या वजह क्या रही है जैसा कि अभी आपने कहा प्यार, मोहब्बत और इतनी अच्छा रिश्ता? मैं 79 की बात है, मैं आई थी। रंजीत भाई मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं, वो नाटक में बहुत बड़ी हस्ती हैं। जी, जी।
अपने लोगों की तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं, नहीं, वो इस बड़ी बात हस्ती का है। मुझे बड़ा गर्व है कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने एक प्ले किया था बिच्छू, जी। जिसे पुरी साहब प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। तो अपनी बहुत छोटी-सी उनकी जो फाइनेंशियल वो थी कंडीशन उस वक़्त बहुत अच्छी नहीं थी, तो रंजीत भाई ने कहा था कि मैं फ्री में ये प्ले करूँगा, कोई वो नहीं है। क्योंकि वो लोग दोस्त थे। पुरी साहब जब भी दिल्ली आते थे, उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि होटल वग़ैरह में ठहरें, तो वो रंजीत भाई के घर में ही ठहरते थे। हुँ। तो वो प्ले के लिए यहाँ आए थे और उनकी वाइफ़, रंजीत भाई की वाइफ़ दिल्ली में थी, उनको भी आना था। तो उन्होंने ये तय किया कि वो मेरे पास राजस्थान झालावाड़ आ जाएँगी, हम लोग बॉम्बे आएँगे। मैं भी थोड़ा खुश थी कि बॉम्बे देखेंगे, फ़िल्मों में ही देखा हुआ था। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, 79 की बात है। तो मैं यहाँ आई और सबसे पहले मैं पुरी साहब से जब मिली तो पृथ्वी में वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। उस ज़माने में जब हम यंग थे तो हमारे हीरो थोड़ा राजेश खन्ना टाइप लोग जी। होते थे। पुरी साहब उसमें कहीं फिट नहीं होते थे। तो ऐसे लोग तो रोज़ ही देखते थे हम। तो वो कोई ख़ास वो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो पुरी साहब भी हमारे साथ जाते थे खाना खिलाने हमको। अब हम तो बहुत अच्छी-सी जगह से आए थे, छोटी जगह थी, बड़े-बड़े घर थे, खुले-खुले सब थे। हाँ। बॉम्बे में ये लोगों के पास, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो हमको ऐसी जगह खाना खिलाने ले जाते थे, जो मुझे बड़ी कराहियत आती थी, बड़ी ख़राब लगता था। नीचे से नाली बह रही है, टेबल, एक बेंच लगी हुई है और उसपे वो पाव और कीमा, तब मैं अच्छा। नॉन-वेज खाती थी, तो पाव और कीमा और नाली और छोटी-छोटी वो झोपड़पट्टी, बाद में पता हुँ, पड़ा हुँ, वो हुँ। झोपड़पट्टी हुआ करती थी। तो वहाँ पुरी साहब ने समझ लिया था कि ये अनकम्फ़र्टेबल है, तो वो बेचारे कुछ मुझे खुश करने के लिए कि भई ये 2-4 दिन जब तक हैं ये लोग, ये इनको ख़राब हुँ। ना लगे। उसी तरह 2-3 चीज़ हुई। मैं बोलूँ जी, डिटेल जी, में? बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक बार हम लोगों को वो चर्च गेट दिखाने ले जा रहे थे, तो ट्रेन में थे। अब इतनी भीड़ में मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी सफ़र नहीं किया था। हुँ। छोटी जगहों पे तो हम तो पैदल स्कूल जाते थे, कॉलेज है तो कॉलेज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ तो कैंपस में ही हमारा वो था, तो हमें बिल्कुल आदत नहीं थी ट्रेनों में और बसों में सफ़र करने की। तो बड़ी मुश्किल से धक्के दे के तो उन्होंने मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बहुत घबरा रही थी। तो ट्रेन में चढ़ाया, अब इतनी पसीने और वो घबरा हुँ। रही हूँ मैं और कहाँ पकड़ूँ, इधर से ट्रेन, इधर से धक्के और ये। तो मैंने ना वो जो वो होता है हत्था पकड़ लिया हाँ, हाँ, हाँ। सीट का। तो किसी ने मेरे ऊपर ऐसे हाथ रख के, कोई होगा, मुझे सिर्फ़ हाथ और पेट दिखाई दे रहे थे लोगों के, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने कहा अब वो छोड़ूँ तो गिरूँ। हाँ, इतने में एक हाथ आया और उस हाथ पे ऐसे ज़ोर से हटा दिया और अपना हाथ रख दिया वहाँ। ये अच्छा। पुरी साहब थे। वो किसी और का ही हाथ होगा, हाँ, तो हाँ, हाँ, उनको ये हाँ। बहुत बुरा लगा कि किसी और ने हाथ रखा है हाँ, हाथ पे। तो मुझे एक वो प्रोटेक्शन जो एक लड़की को मिलता है ना किसी हाँ, किसी बिल्कुल, बिल्कुल। से, कि भई देखो मुझे मेरा कितना ख़्याल रखा है, ख़्याल रख रहा है। कि दूसरे आदमी ने हाथ वो किया तो उसको झटक दिया। इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें होती गईं। तो मेरे दिल में पुरी साहब के लिए बहुत इज़्ज़त बढ़ गई। हम पुरी साहब ही बोलते थे। अब मुझे पता नहीं कि हुआ क्या कि रंजीत भाई को दिल्ली जाना था और मुझे उनको दिल्ली और मुझे राजस्थान। तो 2 अलग-अलग ट्रेन थी। रंजीत भाई इससे जा रहे थे राजधानी से, मेरी कोई और ट्रेन रही होगी। तो ये था कि मुझे बिठा दिया जाएगा, वहाँ पे आके मेरे बाबूजी या मेरे भाई जो भी है वो रिसीव कर लेंगे। तो रंजीत भाई की ट्रेन तो थी, और इन्होंने क्या किया, मेरी 1 दिन पहले की थी, ये कहीं चले गए, शशि कपूर जी के यहाँ जाना था, और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, रंजीत भाई भी इंतज़ार कर रहे, कन्फर्म टिकट, और पैसे उतने ना उनके पास होते थे ना रंजीत भाई के, भई एक बार, और ये जब आए तब तक ट्रेन जा चुकी थी। बाद में इन्होंने बताया कि इन्होंने जानबूझ के वो ट्रेन छुड़वाई थी। अब दूसरे दिन रंजीत भाई की सुबह के टाइम कोई ट्रेन थी। पूरा दिन इनको मेरे साथ मिला। गुज़ारने का वक़्त मिला, हाँ, हाँ। गुज़ारने का वक़्त मिला, और मैं
थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि मेरे लिए वो अजनबी थे। तो रंजीत भाई ने समझाया, मेरे दोस्त हैं, बहुत शरीफ हैं, तुम बिल्कुल मत डरो, दिन भर की बात है, रात को तुम्हें ट्रेन पे बिठा देंगे और ये है। बट 17 साल 18 साल की तो थी मैं। जी। तो इस तरह से उन्होंने क्या इंतज़ाम किया था मेरा कि ये रोहिणी जी, हाँ, रोहिणी हाँ, हाँ, हट्टंगडी रोज़ जी, हाँ। उनके हस्बैंड थे जयदेव हट्टंगडी भाई। उनसे मैं वाकिफ़ थी, तो उन्होंने जयदेव भाई को बुला लिया और एक स्कूटर हुआ करता था जिसमें हाँ, साइड कार थी। तो जयदेव भाई स्कूटर चला रहे थे, पुरी साहब पीछे बैठे थे, साइड कार में मैं। अच्छा। और इन्होंने पूरा मुझे वो कहाँ-कहाँ घुमा दिया बॉम्बे में ना। और रात को ट्रेन पे बैठा जयदेव भाई चले गए हमें स्टेशन पे छोड़ के। और उसमें एक बड़ी मज़ेदार घटना है कि मुझे बड़ी भूख लगती, मैं बहुत संकोची थी। अपने आप कुछ भी माँगने में, कहने अच्छा। में मुझे बड़ा वो होता, बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी। अब इन लोगों ने मुझे चौपाटी पे कहा, क्या खाओगी? तो मैंने थोड़ा चालाकी दिखाई, देखा क्या लिखा है, बोला भेलपूरी। तो मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था भेलपूरी क्या होती है। मैंने कहा पूड़ी उड़ी होगी, पूड़ी साग हुँ, होगा, भेलपूरी पूड़ी साग होगा तो अच्छे से पेट भर जाएगा, इतनी भूखी थी। मैंने कहा भेलपूरी। अब वो आ गए इतना साहब, मैं देख के इतना पछता रही हूँ कि इसमें तो पेट भरेगा नहीं। तो तो इस तरह की चीज़ों के साथ जब पूरी साहब ने मुझे वो 4-5 दिन की जो हमारे साथ रहा, जब स्टेशन पे छोड़ा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब ट्रेन जा रही थी तो पूरी साहब की आँखें डबडबाई थी, तो हाँ, उसमें आँसू थे। तो अब वो आँसू तो फिर हाँ, दोस्ती का लड़कियाँ वो हाँ, बिल्कुल। पहला वो पड़ गया, एक पहला बीज पड़ पड़ाव था, जी। हाँ। उसके बाद फिर शादी का फैसला वो तो 11 साल हमारी एक कोर्टशिप रही है, प्रेम रहा है, दोस्ती रही है, 11 साल रहा। उसके बाद शादी हुई है। तो शादी मतलब के 79 के बाद आप सोचिए 90 में शादी हुई। हाँ, 1990 में हाँ। तभी तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ और पुरी साहब को खुद ताज्जुब हुआ जब वो दोबारा आए ज़िंदगी में। कहने लगे, मुझसे कैसे हो सकता है और कैसे हुआ? पता नहीं, कुदरत का जो भी रहा चीज़ें। आप ज़िक्र कर रही थी कि डिवोर्स क्यों हुआ? क्या कारण था, क्या वजह थी? वो तो पूरी दुनिया जानती है। जब दूसरी महिला किसी की लाइफ में आ जाती है तो वो उसकी वजह से डिवोर्स तो होना ही होता है। बिल्कुल। और वो चाहते थे, मैं नहीं चाहती थी। उन्होंने चाहा क्योंकि उन्हें नंदिता से शादी करनी थी। और इसलिए होता क्या है कि जब कोई रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो जो तोड़ना चाहता है उसके सामने बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे हुँ, चीज़ें होती हैं। वो दूसरी बात है कि वो ख्वाब बहुत जल्दी उनके टूट गए। जी। तो तो जो रिश्ता तोड़ना चाहता है वो अपने नए रिश्ते के लिए खुश होता है, जिसका टूट रहा होता है वो टूटने के लिए दुखी दुखी होता है। होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए और वो ज़बरदस्ती कोई अगर कहे कि नहीं मुझे ये रिश्ता तोड़ना है, तो दूसरा हर्ट तो होता ही है। तो मैं बहुत हर्ट हुई और उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरे लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा। रिश्ता टूटने के बाद भी, तलाक के बाद भी, आप लोगों का रिश्ता कैसा था? क्योंकि जब आपने फ़िल्म बनाई, डायरेक्ट की, उसमें ओम पुरी साहब थे। वो तो अभी। हाँ, 2017 में। तो अब कब की बात सोचिए ना, हाँ, 94 में अलग हुए और अलग 2017, हाँ, वक़्फ़ा तो देखिए आप, पूरी जवानी निकल गई, निकल गई। है ना? हाँ, और उसके बाद एक रिश्ता ठीक होता है, तो उस रिश्ते में देखिए जब आप यंग होते हैं और किसी रिश्ते में जाते हैं, तो बहुत सारे आयाम होते हैं, बिल्कुल। है ना? आप यंग होते हैं, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं उस रिश्ते के साथ। लेकिन जब आप बुढ़ापे में आते हैं लौट के, हुँ, तो आपके पास सिवाय इसके कि भई बुढ़ापा अच्छे से गुज़रे, उसके अलावा क्या ख्वाहिश होगी? तो शांति से, पीसफुली आपकी ज़िंदगी गुज़रे,
इसके लिए ही वो वापस आए। और उनको ये मालूम था, वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानते थे 11 सालों में, और वो 11 साल जब हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी पोजीशन फिर भी ठीक थी, क्योंकि मैं पपेट थिएटर में नौकरी करती थी। मुझे कम मिलती थी लेकिन तनख्वाह मिलती थी, है ना। और ये तो बिल्कुल ही स्ट्रगल कर रहे थे। बॉम्बे जैसी जगह में अगर आपको 1 या 2 फ़िल्म मिल जाती तो आप तो जानते ही हैं, इससे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो मेरा तो ये वहाँ पे आके मेरे जो महीने भर की जो तनख्वाह है वो बैलेंस बिगाड़ देते थे। सीमा कढ़ी बनाओ, सीमा आज गोश्त बना दो 40 रुपए, मैंने लिखा है अपनी किताब में। हाँ 40 रुपए किलो का मटन होता था, 550 रुपये मेरी तनख्वाह थी। अब किसी ने 2 बार मटन खा लिया तो पूरे महीने का मेरा राशन का हिल जाता वही था, हिल जाएगा, जाहिर है। है ना। तो ये राशन हिला के और ये लोग आराम से चले जाते थे। वो लाइफ भी बहुत अच्छी रही होगी ना बहुत एकदम। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्योंकि क्या है, आपके पास वर्ल्डली सांसारिक रूप से खोने को कुछ नहीं होता है, तो प्योर एंड प्योर आपकी दोस्ती होती है, और प्योर एंड प्योर प्यार होता है। बिल्कुल। क्योंकि आप, ना तो मैं उनकी शक्ल की वजह से उनके पास आई होंगी, जाहिर है। हाँ, नहीं पैसे पैसा की तो वजह था से। ही नहीं, हाँ वही पैसा तो। था ही नहीं, हाँ स्ट्रगल था। स्ट्रगल था। लुधियाना जा रहे थे एक बार, उनके पास टिकट के 20 रुपए कम पड़ गए। सीमा 20 रुपए दे दो, 20 रुपये, मैंने कहा ये उधार है, 20 रुपए दिए। हमारे लिए तो फिर 550 रुपये कमाने वाले के लिए 20 रुपये, और उनके लिए भी 20 रुपये कम पड़े तो 20 की कितनी वैल्यू थी। बहुत वैल्यू थी उस वक्त, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से 80 की बात है, 83 की। बहुत वैल्यू थी। अब जिसका घर 550 या 600 रुपये महीने में चलता हो, उसके लिए 20 रुपए तो की 20 वैल्यू रुपये बहुत। की वैल्यू थी। तो मैंने कहा कि कभी ज़िंदगी में उतरने नहीं दिया वो 20 रुपये। मैंने कहा मैं कभी नहीं लूँगी 20 रुपये, वो हमेशा कर्जा आपके है ना सर पे चढ़ा रहेगा। अब तो माफ कर ही दिया होगा। कर्जा नहीं, कर्जा तो माफ़, हर चीज़ माफ़ की उनकी तो मैंने। देखिए जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वेंजेंस तो होता नहीं है, गुस्सा होता है, हर्ट होता है। और हर्ट और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, ख़ास तौर से मेरे मेरे अंदर। आपने जिक्र किया था प्रेगनेंसी का। जी, मुझे मालूम था आप यहीं आने वाले हैं। जी। आपने भी इतनी जिंदगी गुजारी हमसे बड़ी, और देखिए इत्तेफाक की बात कि आप एएमयू से हैं, मैं भी एएमयू से हूँ। अरे वाह! जी। तो किस अब तो खैर हम तो 80 में हाँ निकल गए थे। मैं 90s में था। तो अब्दुल्ला में थी मैं। हाँ जाहिर है, मैं भी जाया करता था किसी ज़माने में। हाँ, अब तो अड्डा हुआ करता था, लड़कियाँ बाहर निकलती थी, बाहर वो एक दुकान थी, याद है और आपको, अमीन पीछे के निशा, गेट पे? हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला रोड और अमीन निशा का जो अमीन इलाका निशा का है। जो वो वहाँ थे, वहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, बड़े का गोश्त मिला करता था, याद अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल, और कैसे भूल बिल्कुल सकते हैं। मतलब वो जो पकाता था, हाँ मुझे लगता था कि वो अपने पसीने से ही आटा गूँथता, इतना पसीना होता था उसके। कैसे भूल सकते हैं उन गलियों को, उन ढाबों को। बिल्कुल नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है, अलीगढ़ में, जी अलीगढ़ में की जो ख़ासियत है वो ये है कि वहाँ के मज़ाक जो हैं, बिल्कुल। मैं मेरी 2 दोस्त, हम लोग चले आ रहे जोधपुर से, हाँ दोने में हमने वो ले रखी है जलेबी, अच्छा। और जलेबी खाते हुए चले आ रहे। हाँ एक स्कूटर जिस पे 3 लड़के, वहाँ का हाँ छेड़छाड़ कैसी होती, 3 लड़के ज़ूम से सामने आए, शर्म नहीं आती, रास्ते में खाना खाती हो? तो हमने ऐसे कर लिया, हाँ ऐसे, वहाँ हॉस्टल में जाके खाओ, और चले गए। मैं समझी कि मेरी ये जो 2 सहेली, इनमें से किसी का कोई कज़िन वग़ज़न है। हाँ वो लोग समझे हमारा कोई है। थोड़ी देर तक तो हम सन्नाटे में चले, फिर बोले ऐसे बदतमीज़ी से तेरे भाई को नहीं बोलना चाहिए था। मेरा भाई नहीं है कोई है। बोले मेरा भी नहीं। वो ऐसे डांट के चले गए थे हमें। वहाँ की ये छेड़छाड़ कहें या वहाँ की छेड़छाड़, तहजीब कहें या तहजीब, सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट हाँ कहें, वो कहीं और देखने को आमतौर पर मिलता जी, नहीं है सीमा जी। नहीं मिलता है। और हम लोग जैसे ही आपने अलीगढ़ का बोला ना, तो एक दिल में हाँ एक इतना, अलग सी ये हो हाँ, और जाती है कि आपके दिल हाँ में भी आई होगी, हम बिल्कुल, बड़ों जैसे ही को मैं, आपा बोलते हैं, बिल्कुल है ना? मैं भी आपा कह सकता। बिल्कुल बोलिए आप आपा, क्योंकि वो तो हमारा बिल्कुल वो है अलीगढ़ का ट्रेडिशन कहें या ट्रेडिशन तहजीब का है, कहें। बिल्कुल वहाँ का। तो आप जिक्र कर रहे थे प्रेगनेंसी का।
प्रेगनेंसी का ज़िक्र कर रही थी, वो ज़िक्र थोड़ा-सा तकलीफ़ देह है मेरे लिए, जी। बहुत तकलीफ़ देह है। तो प्रेगनेंसी थी, लेकिन पुरी साहब की ज़िंदगी में जब कोई आ गया था, तो इस वजह से उनके लिए वो प्रेगनेंसी बाधा थी। ओहो! तो जब कोई चीज़ बाधा होती है तो उस तकलीफ़ बढ़ जाती है, उनकी तकलीफ़ बढ़ गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या किया जाए, कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो बहरहाल फिर उसके बाद उनकी तरफ के झगड़े बहुत बढ़ गए। वो बहुत डेस्परेट थे कि या तो इसको टर्मिनेट करो, हुँ, वरना लोग तुमसे सिंपैथी रखेंगे हुँ। और उनके एक्ट को गलत समझा जाएगा, या फिर मतलब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वजह से वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अच्छा, मैं तो डेस्परेटली बच्चा तो चाहती थी, क्योंकि ये मेरा अपना बच्चा था। और बिल्कुल, मैंने कहा कि ये कोई शर्म की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल। है ना? पूरी दुनिया तो खुशी मनाती है। बच्चे के वो लिए और हुआ, पहले और बच्चे के लिए ख़ास तौर से। मैं इतनी अभागी हूँ कि बच्चे के टाइम खुशी के बदले मैं लोगों से कहने में डर रही हूँ कि मैं कहूँगी और आप नाराज़ हो जाएँगे, उसको क्यों बताया, उसको क्यों बताया? ऐसा लग रहा है कि हम अनमैरिड ने बच्चा पैदा कर रहे हैं ना। तो मुझसे वो संभल नहीं रहा था, वो झगड़े। और उस बीच क्या है कि इनके उनके जिनसे रिश्ते थे, जिनसे वो शादी करना चाहते थे, बाद में शादी की उन्होंने, उनके फ़ोन आने बहुत शुरू हो गए। आपके पास? मेरे पास नहीं, अच्छा, पूरी साहब के। अच्छा, अच्छा। और फिर वो इनसिक्योर हो गई। हुँ, उनको लगा कि उनका सब ख़त्म हो रहा है मामला। हुँ, तो मेरे सामने ही फ़ोन आने लगते थे, मेरे सामने ही पूरी साहब नंदिता से बात करते थे और गुस्सा होते थे, और मतलब इस सिचुएशन पे, और वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उधर से प्रेशर बढ़ गया, हुँ, उधर से रोने-धोने शुरू हो चुके थे, इधर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? फिर एक दिन, एक रात मैंने निश्चय किया, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी इन तकलीफ़ों से अपने बच्चे को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैं उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहती थी। एक रात जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई, तो उस दिन मैंने सोचा कि जैसे ही ज़रा-सी सुबह होगी, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। हुँ। तो यकीन मानिए कि उससे पहले पूरी साहब ने कहा था कि मैं कोर्ट कचहरी करूँगा, बहुत छीछा-लेदर करूँगा। अच्छा, हाँ, ये शब्द थे उनके। तो मैं यही देखती रहती थी, मैंने कहा ये वो हैं पुरी साहब। तो उस दिन सुबह हुई और मैं बिना किसी को बताए, क्योंकि उन्होंने मेरे मेरे कागज़-वागज़, मेरी चेक बुक वग़ैरह ना, वो जितनी भी चीज़ें थी वो एक बैग में पैक करके वकील को दे दी थी। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो मैं पैदल ही चल के, जबकि डॉक्टर ने मना किया था मुझे, तो पैदल ही चल के मैं अपने अनु भैया के घर आ गई, मेरे बड़े ब्रदर जी, के। जी। और मैंने कहा पूछिएगा मत, और मेरा टिकट आप झालावाड़ का मेरे मदर के पास करवा दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसी सिचुएशन में माँ मेरी जो है ना, हुँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत धैर्यवान, बहुत सब्र वाली थी, और बहुत सही फ़ैसले लेती थी। फैसले लेती थी, सही राह दिखाई, और वो लड़ने में कभी बिलीव नहीं करती थी, और मैं भी। जी, लड़के कोई चीज़ पाई तो मज़ा नहीं है मज़ा नहीं, बिल्कुल। उसमें, वो चीज़ आई नहीं। अगर मैं लड़ती तो पूरी साहब जब वापस आए थे, तो पशेमान और शर्मिंदा नहीं होते। हुँ, उनके लिए बहुत आसान हो जाता कि देखो ऐसी थी लड़ाका। हुँ, बिल्कुल। जबकि उन्होंने अच्छे खासे इल्ज़ाम लगाए थे, हुँ, जो पिटीशन भेजी मुझे। अच्छा, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चा नहीं बच पाया, और उसकी भी अपनी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहती। तो दोबारा जब ज़िंदगी में आए इतने साल के गैप के बाद, वक़्फ़े के बाद, तो वो मोमेंट आपके लिए क्या था? मेरे लिए नहीं, उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो रहा था, जी, जो उन्होंने सब लोगों को बताया नहीं था। एक रात मेरे पास फ़ोन आता है
रात को कोई 12-1 बजे के करीब, और पूरी साहब का फ़ोन था। इस बीच कोई उस तरह से ज़्यादा मतलब मैं जो भी पेपर वेपर में पढ़ती थी तो ये होता। तो रात को फ़ोन आया और कहने इससे पहला ही, सीमा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ पुरी साहब, और माफ़ी मांगने लगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे मेरा सुबह ऑपरेशन है और मुझे पता नहीं क्या होगा, और मैं अकेला हूँ, मेरा सेक्रेटरी है मेरे साथ सिर्फ, लंदन में थे वो। लंदन से फ़ोन आया था और मुझे माफ़ कर दो। तो मैं भी रोने लगी। मैंने कहा ऐसे भाई देखिए, एक एक रिश्ता था जो एक बहुत लंबा रिश्ता था, जो बहुत खूबसूरत था। तो मैं भी रोने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक होगा और आप बिल्कुल वो मत कीजिए और ऐसे मत बोलिए। बोले नहीं, मैं ज़िंदा रहा तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे माफ़ी मांगनी है, ये वो। फिर उसके बाद एक दिन अचानक मेरे घर पे वो आ गए, कॉलर वॉलर लगा था, और फिर उसके बाद जो माफ़ीनामे हुए हैं और सब चीज़ें हुई हैं, तो तो ये उनको सारी कहानियाँ इस किताब में मिलेंगी, इससे भी ज़्यादा मिलेंगी जो इससे भी मैं ज़्यादा बोल नहीं मिलेंगी। पाई हूँ। अच्छा, वापस चलते हैं आपके इस कला की तरफ। एक्टिंग कहें, राइटिंग कहें, डायरेक्शन कहें, ये शुरुआत से ही आपको इससे लगाव था या कब पैदा हुआ ये? मेरे मेरे फादर, मेरे जो, मैं पहले वहाँ से शुरू करती हूँ। मेरे जो दादा थे जी। वो कर्नल थे आर्मी में। जी। अंग्रेज़ एक ज़माना था, उस ज़माने में जब पार्टीशन नहीं हुआ था, हाँ, हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हाँ। नहीं बना था। तो हम लोग मेरे ददियाल जो है भेरे का था, जो अब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और मेरे ताऊ जी, चाचा, जितने भी लोग हैं वो सारे आर्मी ऑफिसर्स थे या फिर बहुत बड़े लॉयर थे। इस तरह के ख़ानदान हमारा था। और इधर मेरी जो माँ थी, मेरे नाना बंसीनाथ चैटर्जी, मेरे दादा कृपाराम कपूर, और बंसीनाथ चैटर्जी जो मेरे नाना जी थे वो आर्टिस्ट थे और क्रांतिकारी थे। ओके। अंग्रेज़ों से हाँ। उनका वो रहता था। तो कलकत्ता में थे, बंगाली थे, ब्राह्मण ये लोग परिवार था मेरी माता जी का। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के डर से कि उनकी 3 लड़कियाँ थीं, तो इन लोगों को शरण दी टीकमगढ़ के राजा ने। अच्छा। टीकमगढ़ के राजा क्रांतिकारियों को शरण देते थे, उनको अपने यहाँ रख लेते थे। तो उन्होंने मेरे नाना को रख लिया और एक अच्छी-सी पोस्ट अपनी रियासत में दे दी क्योंकि पढ़े लिखे थे। तो मेरे और सरोद बहुत अच्छा बजाते थे, मेरी नानी गाती बहुत अच्छा थी। मेरी माँ ने किराना घराने से क्लासिकल संगीत सीखा था क्योंकि बंगाली लोग तो तो म्यूज़िक्स संगीत और वैसे भी म्यूज़िक हाँ। में। मेरी मौसी जो थी वो बहुत अच्छी कथक करती थी। तो इस तरह की ये फैमिली थी और इधर ये पूरा आर्मी ऑफिसर का घर था। लेकिन मेरे फादर ने भाग के घर से भाग गए वो, और दिल्ली आकर उस ज़माने में 3 या 4 नाटक कंपनियाँ हुआ करती थी, बहुत हाँ, बड़ी-बड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे जी, फादर ने एक नाटक एक कंपनी नाटक खोली, कंपनी खरीदी। 250 लोग थे उसमें, उसके वो मालिक थे। उस ज़माने में नाटक के कंपनी में काम करने वाली जो लोग हीरोइन हुआ होती थी, हाँ। वो अगर शहर में कहीं चली जाए, भोपाल में जैसे ना, तो भीड़ लग गई थी, निकालना मुश्किल हो गया था। तो वो था। तो वहाँ से वो विरासत आई, जबकि आपको हाँ। जबकि हमको मुझे ख़ास तौर से नाटक देखने की इजाज़त नहीं थी, हुँ। क्योंकि उस ज़माने में नाटक नौटंकी अच्छी नहीं समझी अच्छी जाती नहीं थी। समझी जाती थी। आपको बताऊँ, हमारे ऐसे संस्कारी हम फैमिली से हैं जहाँ जवानी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होता था। मैं 11 साल की रही होंगी, ये 5 साल का हो। तो राजेश खन्ना की एक फ़िल्म आई थी, आन मिलो सजना। जी। तो उसका गाना मैं हॉल में, हमारा जो घर था वहाँ पे गा रही थी और डांस कर रही थी राजेश खन्ना के स्टाइल में। मेरे वो फेवरेट हीरो हुआ करते थे, वो अ, ज़माना वो था राजेश खन्ना। हाँ। और ये देख रहा था, मैं इसको स्टेप कर करके बता रही थी, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी और दीवानी तो तो जिंदाबाद। ज़िंदाबाद। अन्नू भैया आए, वो मुझसे 2 साल 3 साल बड़े, झांका और फौरन अंदर गए, मम्मी, माँ, गुड्डो जवानी का गाना गा रही है। माँ आई, धड़ से एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाया, जवानी का गाना गाती है।
मैं कहा मम्मी ये वो वाली जवानी नहीं है, अच्छा। मैं ये कहना चाहती थी ये नौजवानों की वाली बात है। हाँ। तो बोले दूसरा थप्पड़, तेरे को सारी जवानियाँ मालूम है, नाक कटवाएगी बड़े होके, ये हमारा वो था। तो ऐसे परिवार से हम आए थे। और कला का क्षेत्र जहाँ तक है तो ममानियत थी, हमें नहीं जाने दिया जाता था देखने। लेकिन मेरे मदर फादर दोनों जब हमारी कंपनी ख़त्म हो गई, सिनेमा ज़्यादा हो गया ना, आज जो सिनेमा हमें रोटी दे रहा है उस समय उसने रोटी छीन ली थी हमारी, क्योंकि सिनेमा की वजह से थिएटर थिएटर बंद हो गए थे। बंद हो गए थे। मेरे फादर बहुत कर्जे में आ गए थे, मेरी मदर के सारे गहने बिक गए, नौकरी के लिए उनको भटकना पड़ा, बहुत परेशानियाँ हम लोगों की शुरू हुई, भूखे रहना जी। पड़ा, ये सब चीज़ें। लेकिन इतनी भूख और इतनी गरीबी, जो एकदम गुर्बत जो आ गई थी, उसमें भी मेरे मदर फादर ने हम लोगों को जो लिटरेचर उस वक्त पढ़ाया है, कहाँ से करते थे हमें नहीं मालूम। जिस तरह का साहित्य, मतलब हमारे यहाँ रोटी पके न पके, लेकिन हर महीने बच्चों के लिए चंपक, नंदन, पराग ये आते थे। और घरेलू लाइब्रेरी योजना एक हुआ करती थी, उससे कैसे करके ये वो वीपीपी मंगवाती थी। और उसमें हिंदी में, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे, छोटे छोटे जी, गाँव जी। में पढ़ते जी, थे, जी, जी। तो हमारे लिए वो जो किताबें मंगवाती थी, बाद में जब हम बड़े हुए और दिल्ली पहुँचे और वहाँ बड़े बड़े लोगों से, लिटरेचर से हमारा सामना हुआ, तब पता चला कि माँ ने तो हमें बचपन में ही ये सारे लिटरेचर, वो रॉबिन्सन क्रूसो हो, रॉबिन हुड हो, और काला गुलाब हो, या वो जो है हिम्बाला और सात बौने के नाम से जो बाद में हुआ ना, हुँ, हुँ, हुँ। क्या है, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, वो सब बचपन में पढ़ा दिया था। तो हमारा पढ़ने का जो टेस्ट है उन्होंने डेवलप किया। सीमा जी, अनु कपूर साहब, हम लोग जब बात करते हैं तो मतलब कभी-कभी उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बड़े मज़ाकिया भी लगते हैं, बहुत होता है वो, हर विषय पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। बचपन में उनका किस तरह का था, ये आप लोगों का जो हम कहें एक होता है ना रिलेशन, मारपीट भाई-बहन, मैं अपनी छोटी बहन से बहुत बहुत मारपीट करता था। अब मैंने आपको अभी बताया ना, पिटवाते थे ये, और ख़ुद भी पीटते थे। अच्छा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, मैं हंसती बहुत थी, अच्छा। इनको हंसी से चिढ़ होती, लड़कियां हंसती नहीं हैं ज़्यादा। हाँ, मैं तो सड़क पे चलते चलते हाँ 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 ज़ोर से हंसती थी, अच्छा। था एक सड़क पे हंसती। तो एक ट्रेडिशनल से भाई थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे से ज़्यादा खफा पुरी साहब से अन्नू भैया हैं, अच्छा, क्योंकि उन्होंने पुरी साहब को, सीनियर हैं, पुरी साहब ने उनसे भी माफ़ी मांगी जाके, अच्छा। मेरे पास आए, कहने लगे आशीर्वाद दो, एक मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी कौन सी मीटिंग है कि मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत। बोले अन्नू ने बुलाया है, अभी की बात है ये। अच्छा। हाँ, अभी जब दोबारा आ गए तो मैं हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अन्नू से डर लगता है। अन्नू भैया ने उन्हें साफ कह दिया, मेरी बहन को आपने बहुत दिल दुख दुखाया। दिया था, अब आ गए हैं आप, अब दोबारा से उसने आपको स्वीकार किया है, मैंने नहीं किया है, लेकिन दोबारा से उसको तकलीफ़ ना हो जाए। उन्होंने वादा किया, लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थी कि तकलीफ़ तो तब भी हो गई हम लोगों को। बहुत जी। सारे केसेस, कोर्ट केसेस वगैरह हुँ। हम पे किए गए, मैं और पुरी साहब पे, तो तकलीफ़ में तो रहे हम। नंदिता जी ने एक किताब लिखी थी, उन्होंने कुछ ऐसी कहानी लिखी पुरी साहब के ऊपर, जो आम तौर पे होता है ना, मियाँ अगर अपने बीवी से कुछ प्राइवेट चीज़ें शेयर करता है, उसको उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था। ब ब उसको आप किस तरह से देखती हैं? वो बहुत विवाद हुआ देखिए, था। उस विषय पे मैं बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझती हूँ। अ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि चलिए, आप अपने पति की बात लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये ख़्याल रखना है कि जिन बातों को आप लिख रहे हैं उसमें जो दूसरी महिला इन्वॉल्व है, हुँ। उसके सम्मान की आपको रक्षा करनी चाहिए थी। आपको उससे पूछ के लिखना चाहिए था, उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी। चलिए ख़ैर, अब आपकी थोड़ा-सा बात करें एक्टिंग
टीवी शोज काफ़ी कर रही मैंने हैं। एक्टिंग मजबूरी में की है। जब मैं रंजीत भैया के पास प्ले में कोई एक्ट्रेस लास्ट मिनट पे डिच कर जाती थी तो मुझे कान पकड़ के खड़ा कर देते थे, ये रोल तुम्हें करना है। अच्छा। वरना मैंने एक्टिंग का कभी ख्वाब और ख्याल में नहीं सोचा। मैंने कभी एक्टिंग की तरफ रुख नहीं किया। एक बार पुरी साहब से रोहतक में उनकी शूटिंग चल रही थी, एक सांझी करके उन्होंने हरियाणवी फ़िल्म की थी। हम्म। तो उसमें बोले तुम लोग नोनी निखिल मेरा छोटा भाई और हम दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग सुबह जाके शाम को आ जाना, चलो शूटिंग देख लो। तो हम लोग भी चले गए, फ्री थे। तो वहाँ की जो प्रोड्यूसर थी और हीरोइन थी वो सुमित्रा जी थी, जो अभी भूमि है ना हीरोइन, भूमि पेडनेकर। हाँ, भूमि हाँ, पेडनेकर। उनकी मदर। अच्छा। तो वो हीरोइन थी उस फिल्म की और वो ही प्रोड्यूसर थी और उनका भाई भी प्रोड्यूसर थे, ऐसा कुछ था। तो उनसे मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी महिला। और तो उन्होंने कहा कि सीमा, अब तुम आ गई हो तो एक छोटा सा रोल है, वो कर लो, वरना हमें बॉम्बे से किसी को बुलाना पड़ेगा, वो आएंगी और टाइम नहीं। मैंने उसमें वो छोटा सा पुरी साहब की वाइफ का ही रोल था, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। वो रोल मैंने किया और ऐसे हाथ काँप रहे थे। सचिन उसमें हीरो थे। तो आप अभी आपकी लेखन, मसरूफियत क्या है? लिखना, प्रोड्यूस करना और डायरेक्शन, जी। ये 3 मेरे रोज़ी रोटी हैं। पुरी साहब की एक्टिंग की पूरी दुनिया कायल है। आप उनको 10 में 10 कितने नंबर देंगी? 11। 11। और अनु कपूर साहब को? आपने 11। दोनों को 11। दोनों डिस्टिंक्शन। चलिए, अगर अब हम बात करते हैं एक बार फिर से किताब के ऊपर। मैं एक घट्टा सुनाऊँ आपको? जी जी बिल्कुल। मेरी फ़िल्म का एक फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल। जी। उसमें मेरी फ़िल्म भी थी। हाँ। रंजीत भाई, मेरे जो बड़े ब्रदर हैं रंजीत कपूर जी, हाँ। उनकी फ़िल्म थी चिंटू जी। मेरी फ़िल्म थी हार्ट द वीकली बाज़ार, जो एनएफडीसी के लिए बनाई थी। और पुरी साहब की फ़िल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव था। तो मैंने उनकी एक फ़िल्म नहीं देखी थी, माय सन द फैनेटिक। तो मैंने कहा कि मैं देख लेती हूँ, ये फ़िल्म नहीं देखी है। और यकीन मानिए कि जैसे ही फ़िल्म ख़त्म हुई, मैं रो रही थी और मैंने ना सबके सामने उनके पैर छू लिए एक्टिंग के लिए। क्योंकि देखिए, व्यक्तित्व अलग होता है, कृतित्व अलग होता है, 2 बिल्कुल। चीज़ें हैं। एक बिल्कुल। आपका किरदार होता है और एक आपका काम होता है। काम में तो उनका कोई सानी नहीं। कोई सानी नहीं। व्यक्तित्व में कमियाँ थीं। व्यक्तित्व में देखिए, और बीवी को व्यक्तित्व से मतलब होता है, देखिए ज़्यादातर। उसको कृतित्व के लिए वो गर्व करती है। हाँ। लेकिन कृतित्व से उसकी ज़िंदगी नहीं चलती जितनी व्यक्तित्व से चलती है। आप कैसे हैं अपनी पत्नी के साथ? तो पुरी साहब की कौन सी फिल्में हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं? मैंने आपको बताया माय सन द फैनेटिक। अपनी फ़िल्म में वो अपना काम बहुत ही अच्छा करते थे। कुछ बहुत बकवास फ़िल्में भी की हैं उन्होंने, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने उनको कहा था कि ख़राब फ़िल्में हैं। अभी कुछ जाते-जाते भी उन्होंने एक आध फ़िल्म की थी, भंवरी देवी पे कोई फ़िल्म बनी थी, हाँ। शेरावत वाली कोई, जी 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 बहुत जी। बकवास। खैर मैंने देखी नहीं, मैंने तो स्क्रिप्ट थोड़ा-सा पढ़ी, मैंने कहा खैर वो सब चीज़ें तो। उनकी मौत की खबर, क्योंकि हम सब के लिए शॉकिंग था कि एक आदमी घर में ऐसे ही गिरे। और देखिए क्या था, पुरी साहब तो मेरे साथ ही रहते थे। जी। और मैंने कहा था मैं आपके घर से एक बार जा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके घर में नहीं रहूँगी। उन्होंने यहाँ पे ऑकलैंड में एक फ्लैट लिया हुआ था जी। और वो अपने बेटे से मिलने के लिए और फ़िल्म की जो मीटिंग्स वगैरह अगर है तो वो उसके लिए था ज़्यादातर वो यहाँ रहते थे, क्योंकि एक तो एज और थोड़ा-सा उनका कुछ थी, डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाते थे, नींद की भी खाते थे, ड्रिंक बहुत बढ़ गई थी क्योंकि अ, कि कोर्ट केसेस बहुत चल रहे थे, तो उनको बहुत वो हो गया था कि ये क्या हो रहा है ना? आपको क्रिमिनल केस में फंसा दिया गया है। मेरे ऊपर भी एक मानहानि का केस कर नंदिता दिया। जी की तरफ से। जी। जी। तो हम कोर्ट में खड़े रहते थे, जहाँ पे जेब कतरे भी खड़े हैं, रेपिस्ट भी खड़े हैं, मर्डरर भी खड़े हैं। आप सोचिए,
मेरा उनसे 1-2 बार कुछ वो भी हुआ कि भई आप अपने आप को वो कर रहे हैं, मुझे भी मारने की कगार पे, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो वो उनकी कुछ मीटिंग्स थीं और कुछ ऐसी वजूहात थीं जिसकी वजह से उनको 3-4 दिन 5 दिन मैंने कहा था अभी आप 1 हफ़्ते तक मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे मेरे से बात मत कीजिए। इसलिए वो वहाँ थे। और एक चाबी फ्लैट की मेरे पास रहा करती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि वो सुबह तक सोते थे, रात में 3-4 बजे उन्होंने अगर नींद की गोली खा ली है तो वो तो ड्राइवर मिश्रा जी आते थे तो मेरे पास से चाबी ले जाते थे, घंटी बजाते थे। उस दिन मैं बात तो कर नहीं रही थी पूरी साहब से, खफ़ा थी। उसके 1 दिन पहले 5 तारीख की शाम को मैं वॉक कर रही थी तो उनका बार-बार फ़ोन आ रहा था। तो मैंने फ़ोन, मेरी एक दोस्त मेरे साथ थी, उन्होंने कहा फ़ोन उठा लीजिए। तो मैंने कहा मैंने आपसे बोला था मुझे 4 दिन 5 दिन से पहले मत फ़ोन करें। बोले संधि कर लें। मैंने कहा संधि कोई अपना युद्ध हुआ है कि मैं पताका लेके संधि कर लूँ। हाँ। हम्म। तो कहने लगे नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मुझे मेरी चिड़ियाएँ हैं बहुत सारी, हम्म। पाली हुई नहीं है ये जो हैं, हम्म। तो मैंने उनके लिए फीडर वो कर रहे। बोले तुम कहाँ से लाती हो? मैं वो मिश्रा जी को भिजवाया तो मिश्रा जी का भी फ़ोन नहीं उठा रही। तो एड्रेस बता दो, मुझे भी चिड़ियों को दाना दाने है। खिलाने। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एड्रेस बता दिया उनको। मैंने कहा अभी, तो बोले तो कब फ़ोन करूँ? मैंने कहा 3 दिन बाद। 3 दिन? मैंने कहा हाँ 3 दिन, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर फ़ोन भी मत कीजिएगा। ये हमारी शाम को बात हुई है। सुबह के टाइम 6 बजे, पता नहीं टाइम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, मैं याद भी करना नहीं चाहती हूँ टाइम वाइम स्पेसिफिक। घंटी बजी तो मिश्रा जी थे, बोले दीदी चाबी दे दीजिए, साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। उस दिन उनको अमेरिकन या कौन सी एम्बेसी में जाना था इंटरव्यू के लिए, उनके शोज़ थे अमेरिका में, और उसके लिए जाना था। तो 8 बजे जाना है। अशोक पंडित जी और शायद आने वाले थे, उनका ही शायद शो था। मैंने चाबी दे दी, चाबी दे दी। ऐसा कई 1-2 बार हो चुका था पहले भी कि वो सो जाते थे, तो फोन नहीं नहीं उठाते थे। नहीं हाँ। उठाते थे फ़ोन भी, और गहरी नींद सो जाते थे, एसी वेसी चला के, फ़ोन बाहर रख के। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं फ़ोन करूं, फिर मैंने कहा ये फ़ोन मैं करूंगी ना तो झट से बात करने लगेंगे। फिर भी मेरा आधा घंटा बाद मैंने कहा चलो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि पुलिस साहब उठ गए क्या है। तो मैंने मिश्रा जी को फ़ोन किया। मिश्रा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दीदी, वो बहुत घबराए हुए थे, कहने लगे दीदी साहब तो गए। साहब तो क्या गए। गए? साहब गए। तो पहले तो मैं समझी ही नहीं कि गए से मतलब क्या गए। उन्होंने बताया कि बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था और किचन में वो ठंडे पड़े। पता नहीं कैसे मैं घिसटती हुई गई। मुझे क्या है, मैं पहले भी ऐसा हुआ है, मम्मी के टाइम भी और बाबूजी के टाइम भी, जब भी मुझे ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो मुझे थोड़ी देर को गुनूदगी आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। अब वो नींद होती है कि हल्की बेहोशी होती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं गई, मैंने डॉक्टर अवस्थी को फ़ोन किया, बोले बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही मिले थे उनसे और सारे उनके टेस्ट हुए थे, सब नॉर्मल था, सब बहुत बढ़िया था। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो बी वो क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ अच्छा। कुछ वो हो गई होगी, शुगर लो हो गई होगी, इसलिए है, एम्बुलेंस भिजवाएंगे। भिजवा दो। मैंने ना झोंक में एम्बुलेंस का नंबर उन्होंने ही दिया, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और मैंने, एक ने कहा 15 मिनट में, एक ने कहा 20 मिनट में एम्बुलेंस जाएगी। तो तो मैंने दोनों को ही भिजवा दिया था, 2 एम्बुलेंस, पता नहीं क्या था। उसके बाद मैं तो गिरी पलंग पे, फिर मुझे थोड़ी देर तक होश नहीं था। होश नहीं। उसके बाद मैं उठी क्योंकि मैं अकेली थी, मैं थी और मेरी डॉगी थी बस। तो मैं उठी तब तक हमारे पड़ोसी आ गए थे और ये तो मुझे ले जाने लगे। फिर कुछ लोग जो वहाँ से आ रहे थे पड़ोस के ही, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो उनको कूपर में ले गई हैं। और
मैंने अन्नू भैया को फ़ोन किया, अन्नू भैया का फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन बंद था, मतलब बहुत। अन्नू भैया उस समय फ़्लाइट में थे। फिर उसके बाद मेरी दोस्त आ गई, मुझे संभाल रही थी वो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि नंदिता उनको ऊपर ले गई थी और वो एक मेरा भी वहाँ होना, पता नहीं किस तरह का बिहेवियर हो, क्या हो और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाई नहीं मेरे पास साथ, मेरे पास कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली। तो मुझे क्या है ना, दिमाग आपका सुन्न हो जाता है, आपको कुछ सोचने समझने की उस तरह से शक्ति नहीं कई रहती बार है, हाँ, ऐसे डिसीजन हालात हो लेने जाते का हैं। हालात। हाँ, मैंने जबकि ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े संघर्ष देखे, कभी दिमाग का संतुलन नहीं खोया, लेकिन इस तरह का आघात जो है ना। फिर उसके बाद मुझे मेरी सहेलियाँ आ गई, उन्होंने, अन्नू भैया का भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं अभी मैं अपने 1-2 दोस्तों को भेज रहा हूँ और ये है। तो फिर शबाना आज़मी का मेरे पास फ़ोन आया कि अभी तक तुमने जितना भी इसको बड़े ग्रेसफुली वो किया है। हाँ, मैंने कभी प्रेस में निभाया है, नहीं गई, हाँ। मैं कभी प्रेस में नहीं गई। जब पहले भी घर से निकली थी तब भी कभी प्रेस में नहीं गई मैंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद भी ये सब ज़िल्लतें होती रहीं तो भी कभी प्रेस में कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने इसी बात की मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अभी तक बहुत ग्रेसफुली सब हैंडल किया है सीमा, अभी तुम यहाँ मत आना। त्रिशूल में ले आए थे उस घर में जहाँ पुरी साहब रहते थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन कैसे करूँ, तो कैसे बोला होगा मुझे याद नहीं, अभी मैं शब्द दे रही हूँ हाँ, हाँ, शायद। हाँ। तो उन्होंने कहा वो मेरी ज़िम्मेदारी है। शाम को उनका फ़ोन आया, वो मुझे हाथ पकड़ के पुरी साहब तक ले गई। मैंने उन्हें जो भी था बात की, उनसे जो भी करना थी मुझे। तो इस तरह से ये घटना हुई है। आपा आखिरी सवाल, इस किताब को अगर हम कहें कि डिफ़ाइन कीजिए। इस किताब को डिफ़ाइन कीजिए तो ये किताब एक बहुत ही मज़बूत औरत की कहानी है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया, इतना वक़्त देने के लिए। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।